दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आज आपके सामने नया वीडियो लेकर। कल के अध्याय में हमने पढ़ा था कला का परिचय और कला के प्रकार। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं कला का वर्गीकरण। हम देखते हैं कि कला को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने यूनानी दार्शनिक कौन थे? प्लेटो थे। इन्होंने सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इनके बाद इन्हीं के शिष्य हैं, इनके शिष्य अरस्तु। अरस्तु इन्होंने भी वर्गीकरण करने का प्रयास किया। और जो अरस्तु हैं इनका एक ग्रंथ है भाषण शास्त्र। इनका एक ग्रंथ है जिसका नाम है भाषण शास्त्र। भाषण शास्त्र। भाषण शास्त्र के अंदर इन्होंने कला को उपयोगी और ललित होने का संकेत दिया। यानी इन दोनों ने पहले गुरु शिष्य ने कला को वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इसके बाद एक नाम आता है, पश्चिम के ही विद्वान हैं मोनियर विलियम्स। मोनियर विलियम्स मोनियर विलियम्स इन्होंने भी कला का वर्गीकरण करने का प्रयास किया या वर्गीकरण किया। इनका ग्रंथ है संस्कृत कोश। संस्कृत कोश। इस संस्कृत कोश के अंदर इन्होंने दो प्रकार के वर्गीकरण बताए कला के। नंबर एक, बाह्य कला। और दूसरी प्रकार था गोपनीय कला। गोपनीय या इसको अंतरंग कला भी कहा गया। अंतरंग कला। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं बाह्य कला। बाह्य कला के अंतर्गत इन्होंने जैसे बढ़ईगिरी, बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, लुहारगिरी, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला आदि को रखा। चित्रकला, संगीत, मूर्ति व स्थापत्य आदि को इसमें शामिल किया। स्थापत्य, काव्य, इन सभी को इन्होंने बाह्य कला के अंदर शामिल किया। फिर जो गोपनीय कला है इसके अंदर इन्होंने चुंबन और आलिंगन को शामिल किया। चुंबन, आलिंगन। चुंबन और आलिंगन को इन्होंने गोपनीय कला के अंतर्गत रखा। बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, चित्रकला, मूर्ति, संगीत, स्थापत्य, काव्य, इन सभी को इन्होंने बाह्य कला के अंदर शामिल किया। जो हमारे ये विद्वान हैं मोनियर विलियम्स, जो इन्होंने ये वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण का ये आधार नहीं बता पाए कि उन्होंने किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। तो यह ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आता, आगे चलकर इसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। आगे देखते हैं। आगे पश्चिमी विद्वान हैं क्रोचे। क्रोचे है, ये भी कला को अविभाज्य मानते हैं। क्रोचे ने कला को अविभाज्य माना है। क्रोचे का मानना है कि कला को हम विभाजित नहीं कर सकते। कला को अविभाज्य मानते हैं। इनके अनुसार हम कला का विभाजन नहीं कर सकते।
इनका दृष्टिकोण जो था भारतीय दृष्टिकोण के अधिक नज़दीक था। जिस तरह भारतीय विद्वान भी कहते हैं कला को विभाजित नहीं कर सकते, ये भी कहते हैं विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन अध्ययन की दृष्टि से या व्यवहारिक रूप से कला को विभिन्न रूपों में बांटा गया है। विभिन्न रूप ने की बात भी इन्होंने की है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, कला का वर्गीकरण करते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर कला को कितने भागों में बांटा गया है? नंबर 1, विकास के आधार पर वर्गीकरण। विकास के आधार पर लिख लो बस। विकास के आधार पर कला को कितने भागों में बांटा है? तो यह जो वर्गीकरण है यह हेगेल के द्वारा किया गया था। हेगेल के द्वारा यह वर्गीकरण हेगेल के द्वारा किया गया। तो विकास के आधार पर 3 प्रकार के वर्गीकरण हैं। नंबर ए लिख देता हूं मैं, प्रतीकात्मक कला। इसके नाम से भी आप समझ रहे होंगे, प्रतीकात्मक कला यानी वो कला जिसके अंदर प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, जिसको हम प्रतीकात्मक कला कहते हैं। इसके अंदर भावों की अभिव्यक्ति ठीक नहीं होती। कला निर्माण यानी चित्रों का निर्माण किससे होता है? चित्रों का निर्माण जो है प्रतीकों के आधार पर होता है। निर्माण प्रतीकों से, चित्रों का निर्माण होता है प्रतीकों से। और जो कला की अभिव्यक्ति है, जो अभिव्यक्ति है वह ठीक प्रकार से नहीं होती है। अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं हो पाती, ठीक प्रकार से नहीं होती है। जैसे हम देखें कि महात्मा बुद्ध को अगर केवल कमल के फूल को बनाकर प्रदर्शित करें तो क्या हम समझ पाएंगे कि महात्मा बुद्ध है? ऐसे किसी देवता का चित्रण करना, जैसे चूहा बना दिया, क्या हम बताएं कि जी हमने श्री गणेश जी को बनाया है? नंदी बना के छोड़ दें कि जी श्री शिव शंकर को बनाया है, तो इनको कुछ लोग अधिक समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो यह जो प्रतीकों से बनाते हैं, इससे अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं होती। जैसे लिख दूं, बुद्ध को कमल से प्रदर्शित करना, तो इससे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो इसको कहते हैं प्रतीकात्मक कला, यानी इसके अंदर अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से नहीं होती। दूसरी हमारी आती है, नंबर बी लिख देता हूं मैं, शास्त्रीय कला। शास्त्रीय या अभिजात्य भी कह सकते हैं इसको, अभिजात्यवादी कला। यह कला जो है एक विशेष समुदाय के द्वारा संरक्षित या उसके संरक्षण में पली है, विकसित है। इसके अंदर भावों की अभिव्यक्ति ठीक ढंग से हो पाती है। यह प्राचीन शास्त्रों पर आधारित होती है। यह होती है प्राचीन शास्त्रों पर आधारित, प्राचीन शास्त्रों पर आधारित यह कला है, प्राचीन शास्त्रों पर आधारित है। इसमें क्या होती है, जो भावों की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति ठीक प्रकार से होती है, ठीक प्रकार से होती है। यानी जिस तरह शास्त्रों के अंदर हमारे देवी देवताओं को दिखाया गया, चित्रण उसका हम इसी अनुसार करते हैं। जैसे भगवान राम को मर्यादा पुरुष दिखाया गया, तो हम उसको मर्यादा में रखते हुए भगवान राम का चित्रण करते हैं, मर्यादा से बाहर नहीं करते। इसके लिए इसका चित्रण ठीक ढंग से होता है। जिससे प्राचीन कालीन जो चित्रकला थी या मध्यकालीन की जो कला है वह इसी आधार पर है। फिर आता है सबसे बाद में सी भाग में हम करते हैं, इसका तीसरा भाग है सी, भावात्मक या स्वच्छंदतावादी कला। भावात्मक या स्वच्छंदतावादी, नाम से ही पता चल रहा है स्वच्छंदतावादी, स्वतंत्र रूप से। इसके अंदर कलाकार जो है
अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह किसी भी समुदाय, जाति, वर्ग या किसी के ग्रंथों के अधीन नहीं है। वह अपने मन मर्जी से कला का प्रदर्शन करता है। तो इसके अंदर जो चित्रण है या भाव है वो ठीक से यानी अच्छे तरीके से प्रदर्शित होते हैं। भावों की अभिव्यक्ति है इसके अंदर भी ठीक ढंग से होती है। कलाकार क्या होता है इसके अंदर? जो कलाकार है वह स्वतंत्र है। कलाकार क्या है इसमें? स्वतंत्र है, किसी भी रूप से किसी प्रकार से चित्रण कर सकता है। और जो भावों की अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति वह ठीक ढंग से होती है, वह भी ठीक प्रकार से होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं होता, जिसको हम आधुनिक कला भी कहते हैं। इसको हम आधुनिक युग की देन कहते हैं, क्योंकि जैसे नया आधुनिक युग है इसके अंदर अधिकतम भावात्मक या स्वतंत्रवादी कला जोर पकड़ी हुई है। आधुनिक कला, आधुनिक कला या आधुनिक युग की कला कहते हैं इसको, आधुनिक युग की कला। तो ये हमारे तीन, इसके विकास के आधार पर जो हेगेल ने वर्गीकरण किया वह 3 भागों में बांट दिया गया। अब आगे चलते हैं। आगे नंबर 2 हमारा है इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण। इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों के आधार पर भी 3 भागों में इसको बांटा है। नंबर ए, आंखों को सुख देने वाली कला, आंखों को आनंद देने वाली। इसके अंदर वो कलाएं शामिल होती है जो केवल या जिनका आनंद केवल हम आंखों से लेते हैं, आंखों से देख कर लेते हैं, जिनका कोई ना कोई एक रूप होता है। वो सभी कलाएं आंखों को आनंद देने वाली कला है। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि। जैसे चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, ये सभी जो है आंखों को आनंद देने वाली कला है। इनका निश्चित एक रूप है। वास्तुकला, इनका निश्चित अपना एक रूप है, इसलिए हम देख सकते हैं आंखों से। तो ये होगी आंखों को आनंद देने वाली। नंबर बी, बी पे आती है कान को आनंद देने वाली। कानों को आनंद देने वाली कला, आनंद देने वाली, यानी इसके अंदर वो कलाएं शामिल है जो हमारे कानों को आनंद देते हैं। वो कानों को आनंद देते हैं ध्वनि, शब्द या संगीत। तो इसके अंदर वे कलाएं आती है जिसमें केवल ध्वनियाँ होती है, शब्द होते हैं। जैसे कि संगीत कला, संगीत कला और काव्य कला। इन दोनों कलाओं को हम कानों को आनंद देने वाली कला में शामिल कर लेते हैं। तीसरी आती है हमारी आंखों और कान दोनों को आनंद देने वाली कला। आंखों और कानों को आनंद देने वाली, आनंद देने वाली कला। इसके अंदर वो कलाएं शामिल है जिसको हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, जो हमारे आंखों को भी आनंद देती है, कानों को भी आनंद देती है। जैसे कि रंगमंच पर कोई नाटक चल रहा है, रंगमंच संगीत युक्त जो रंगमंच है, वहाँ पर हम देखते हैं कि सामने नाटक चल रहा है, हम उसको देख भी रहे हैं और कानों से उनके सुन भी रहे हैं, तो वह हमें दोनों तरफ से आनंद देता है। तो लिख देता हूँ रंगमंच। ये वो कला होगी जो हमारे कानों को और आंखों दोनों को आनंद देती है। अब देखते हैं मनोविज्ञान के आधार पर वर्गीकरण। तो मनोविज्ञान के आधार पर वर्गीकरण देखें तो नंबर ए पर आता है हमारा अलंकरणात्मक कला। अलंकरणात्मक
कला। अलंकरणात्मक कला की बात करें, वैसे तो सभी कलाओं में अलंकरण का कुछ ना कुछ महत्व अवश्य होता है, किंतु अलंकरण का सर्वाधिक महत्व श्रृंगार कला में है। जो श्रृंगार कला है उसके अंदर अलंकरण का सर्वाधिक महत्व है। नंबर 2 बी, अनुकरणात्मक कला। अनुकरणात्मक कला। अनुकरणात्मक कला के अंतर्गत हम देखते हैं कि जैसे मनोविज्ञान के अनुसार बात करें कि मानव की सहज प्रकृति होती है अनुकरण करना, इसी प्रकार अनुकरण का सर्वाधिक महत्व चित्रकला में होता है, क्योंकि चित्रकार जो देखता है उसे वैसा ही बनाने का प्रयास करता है। तो जो चित्रकला होती है वह अनुकरण के आधार पर मान लेते हैं। फिर आती है नंबर सी पर बात करें, आत्म विव्यंजक कला। आत्म विव्यंजक कला। इसके अंदर कलाकार अपने भावों को कविता, नृत्य, गायन, लेखन, चित्र आदि विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। तो इसके अंदर अब आप लेखन भी शामिल कर सकते हैं, काव्य, चित्र, उन सभी को शामिल कर सकता है, जिसके द्वारा वह अपनी मन की बात को सबके सामने रख सकता है। गायन भी शामिल हम कर लेंगे इसके अंदर। तो इन वे सभी चीज़ें हैं जो कलाकार अपने भावों को व्यक्त कर सके। अब देखते हैं हम रूप के आधार पर वर्गीकरण। तो रूप के आधार पर जब वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा रूपात्मक कला या रूपात्मक कला। इसको अचल कला भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे कलाएं आती है जिनका कोई ना कोई रूप होता है, रूपात्मक कलाएं कहती है, जिसका कोई ना कोई क्या होता है, इनका एक रूप होता है। रूप होता है जैसे चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला। जैसे चित्रकला, संगीत कला, संगीत कला नहीं, चित्रकला, मूर्तिकला व वास्तुकला। ये जो कलाएं हैं इनका एक निश्चित रूप होता है, इसलिए ये सभी क्या है, रूपात्मक कलाएं हैं। रूपात्मक कला जिसका रूप होता है। फिर नंबर 2 पर यानी नंबर बी है हमारा अरूपात्मक कला। अरूपात्मक कला, इसको अचल कला, इसको चल कला या गत्यात्मक कला भी कहते हैं, यानी कहीं चलकर जा सकती है। ये वे कलाएं होती हैं जिनका कोई रूप नहीं होता। अरूपात्मक कला, इनका कोई एक निश्चित रूप नहीं होता, रूप नहीं होता। जैसे संगीत कला, काव्य कला। जैसे हम बात करें संगीत की, संगीत या काव्य, इनका कोई निश्चित रूप नहीं होता, इसलिए ये अरूपात्मक कलाएं कहलाती है। फिर हम देखते हैं आगे 5वां वर्गीकरण आता है हमारा अनुकरण मूर्तता के आधार पर। नंबर 5 पर देखते हैं मूर्तता के आधार पर वर्गीकरण। नंबर ए मूर्त कला। मूर्त कलाएं वे कलाएं हैं जिनका निश्चित कोई ना कोई मूर्त रूप होता है, जिनका कोई ना कोई एक मूर्त रूप है, मूर्त रूप होता है, वो होती है मूर्त कलाएं। जैसे कि चित्रकला, इसके अंदर आज शामिल करेंगे हम चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। स्थापत्य यानी ये वे कलाएं हैं जिनका एक निश्चित या मूर्त रूप होता है, तो मूर्त कलाएं। और फिर बी भाग में हम देखते हैं अमूर्त कला।
अमूर्त कला। अमूर्त कलाएं वो कलाएं होती है जिनका निश्चित कोई रूप नहीं होता, या मूर्त रूप जिसका नहीं होता वो अमूर्त कला है। मूर्त रूप नहीं होता, जिनका मूर्त रूप नहीं है वह अमूर्त है, नहीं होता वह अमूर्त कला है। जैसे संगीत, काव्य आदि। संगीत, काव्य, इनका कोई रूप नहीं होता, इसलिए अमूर्त कलाएं हैं, मूर्त रूप नहीं होने के कारण। फिर नंबर 6 हमारा वर्गीकरण आता है अनुकरण के आधार पर। 6 हमारा है अनुकरण। अनुकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो अनुकरण के आधार पर 2 प्रकार है। एक होती है अनुकरण पर आधारित कला, अनुकरण पर आधारित, यानी वे कलाएं होती है जो अनुकरण का सहारा लेती है, जैसे नकल करके या कॉपी करके बनाई जाती है। जैसे चित्रकला की हम बात कर लेते हैं, तो एक दूसरे नकल करके बनाते हैं। जैसे हमें सामने फूल बनाना है, तो हमारे सामने एक फूल का पौधा है, उसको फूल को हमने कॉपी बना लिया। किसी व्यक्ति को बनाना है, जो व्यक्ति सामने बिठाकर बना लिया। सेब का बनाना है, सेब को सामने रखा और सेब की हमने कॉपी कर ली। तो ये अनुकरण पर आधारित होती है। नंबर बी पर बात करें अनुकरण का सहयोग ना लेने वाली कला। अनुकरण का सहयोग ना लेने वाली कला, ना लेने वाली कला, यानी वर्तमान के समय में कुछ ऐसी कलाएं हैं, जो आधुनिक कलाएं हैं, जिसके अंदर कलाकार है जो किसी अनुकरण का सहारा नहीं लेता, नकल नहीं करता, वो होती है अनुकरण का सहयोग ना करने वाली कला। वर्तमान में सभी कलाएं ली जाती है। कुछ जैसे आधुनिक चित्रकार है, वो किसी चीज़ का सहारा नहीं लेते, बिना किसी के एक नई तकनीक के द्वारा कला का सृजन करते हैं। तो इस तरह ये हमारे सभी कला का वर्गीकरण हो गया पूरा। इसके अंदर प्रश्न सीधा पूछा जा सकता है कि मूर्तता के आधार पर कितने वर्गीकरण हैं, अनुकरण के आधार पर कितने वर्गीकरण किए गए हैं कला के, विकास के आधार पर कला के कितने वर्गीकरण हैं, इंद्रियों के आधार पर कला को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है। तो इस तरह से यहाँ से हमारे प्रश्न आ सकते हैं। अब हम आगे का एक टॉपिक करते हैं, छोटा सा परिभाषा। तो अब हम देखते हैं कला की परिभाषाओं के बारे में। कला सत्य की अनुकृति है, यह परिभाषा दी है प्लेटो ने। प्लेटो। कला प्रकृति का अनुकरण है, यह कहने वाले हैं अरस्तु। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? प्रकृति का अनुकरण। कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है, यह बात कहते हैं रस्किन। यह बात कहने वाले हैं रस्किन। कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है, यह बात कहते हैं नीत्शे। रस कला की आत्मा है। रस को कला की आत्मा मानने वाले हैं अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त। फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृतित्व के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति कला है, ये बात बोलने वाले व्यक्ति हैं क्रोची। दमित भावनाओं की अभिव्यक्ति कला है, यह बात कही है सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड ने आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम कला है, यह बात बोली है हिगेल ने।
हीगेल। अभिव्यक्ति के आह्लाद या रंजक स्वरूप को कला कहते हैं और इसे कला मानने वाले हैं हर्बर्ट रीड। हर्बर्ट रीड। इसके बाद हम देखते हैं कला जीवन की आधारशिला है। कला को जीवन की आधारशिला माना है प्लाटिनस ने। प्लाटिनस। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह बात बोली है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। फिर देखिए, ईश्वर की कृतित्व शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है, ये बात कहते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। आगे देखिए, कला शिवत्व की प्राप्ति के लिए सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है, यह बात कही है मैथिली शरण गुप्त ने। मैथिली शरण गुप्त ने ये बात कही है। फिर कही है कला मानव की अभिव्यक्ति देती है। कला मानव को अभिव्यक्ति देती है, ये बात कहते हैं P.N. चोयल। P.N. चोयल। तो दोस्तों, आज हमने परिभाषाएं पढ़ ली, कला का वर्गीकरण पढ़ लिया। आगे कुछ पढ़ने का मन तो था, लेकिन आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाए, इसलिए मैंने आज यहीं विराम देता हूं। कल हम फिर एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।